कोई नहीं है आज आया। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की सीयूईटी की क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा डिस्क शेड्यूलिंग, और कल की क्लास में मैंने आपके साथ में आईओ सिस्टम को डिस्कस किया था, और आईओ के सिस्टम के बाद मैं आपके साथ में आज करने वाला हूं डिस्क शेड्यूलिंग। सेकंड लास्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्यों करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग ये भी आपको बताएंगे। और बेसिकली डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, जब हम आईओ रिक्वेस्ट भेजते हैं हार्ड डिस्क को, जैसे हमारा कोई भी हम डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं हम डिस्क से मेन मेमोरी में, तो जो हम आईओ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वही हमें समझना है कि क्यों हम डिस्क शेड्यूलिंग करते हैं। तो बेसिकली सीक टाइम जो कि होगा उसको मिनिमाइज करने का काम हम करते हैं। अभी सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, रिस्पांस टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दूसरी बात, इस क्लास के जो नोट्स हैं, थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे इसी क्लास के नाम से, सीयूईटी कंप्यूटर क्लास 28। ठीक, क्लियर। तो अभी हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। इससे न्यूमेरिकल आता है कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम में के सब्जेक्ट से, ठीक है। तो किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, बहुत इजी होता है। अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेंगे तो इजीली आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, डिस्क शेड्यूलिंग जैसा मैंने अभी आपको बताया, एज वी नो अ प्रोसेस नीड्स टू टाइप्स ऑफ टाइम, लाइक सीपीयू टाइम और आईओ टाइम। ठीक है, सीपीयू टाइम में हमने सीपीयू शेड्यूलिंग सीखी थी, और आईओ टाइम में हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग को समझेंगे। फॉर आईओ इट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस द डिस्क, मतलब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्यू होगा जो डिस्क को भेजा जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने डेटा को रीड या राइट करना है। ठीक है, तो रीड और राइट कैसे करते हैं उसका लिए भी मैं आपको थोड़ा सा हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर समझाते हैं। हार्ड डिस्क का जब आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हार्ड डिस्क को अभी आप समझते हैं। इस तरीके से आपका जो डायग्राम होता है, डिस्क मतलब बेटा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जिसको आप बोलोगे ना परमानेंट मेमोरी, यानी कि आप अपनी डिस्क को कैसे एक्सेस करोगे। भाई आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपना डेटा रीड करना है कहीं से और डेटा राइट करना है। समझ में आ रही बात। तो डेटा रीड करने का और राइट करने का क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, वही तो आईओ रिक्वेस्ट है। जो आप आईओ रिक्वेस्ट भेज रहे हो उस आईओ रिक्वेस्ट में अब एक क्यू बन जाएगा, एक रिक्वेस्ट क्यू बनेगा। जब आप एक रिक्वेस्ट क्यू बनाओगे तो उसमें से कौन सा डेटा पहले रीड करना है, कौन सा डेटा आपको लास्ट में रीड करना है, किस सीक्वेंस में आपको रीड करना है, उसी के लिए आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लगानी पड़ती हैं। समझ में आ रही बात। तो किस तरीके से करते हैं वो समझेंगे, पर उससे पहले हम हार्ड डिस्क को समझें कि हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर समझते हैं। हार्ड डिस्क का अगर स्ट्रक्चर समझें तो आप देखिए, जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्ड होता है कि देखिए, ये यहां पर जो सबसे लास्ट देखिए ये क्या होता है, ये स्पिंडल है जिससे ये रोटेट होता है। आप हार्ड डिस्क को अगर देखें, हार्ड डिस्क आपका मूविंग विल डिवाइस है, इस तरीके से मूव करता है।
और डेटा को रीड या राइट करता है। ठीक है, इसलिए अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क स्लो होती है एज कंपेरेटिव टू फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव में कोई मूवेबल डिस्क नहीं होती है जो मूव करती है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव में डायरेक्टली डेटा, ठीक है, फ्लैश यानी अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा रीड या राइट होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं रीड कैसे होता है, अल्ट्रा वायलेट रेस वगैरह से होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो एक स्पिंडल के द्वारा, देखिए अगर आप देखें सबसे लास्ट वाले को आप बोलते हो प्लेटर। क्या बोलते हो, प्लेटर। ये देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये प्लेटर है। ठीक है, ये क्या है, प्लेटर, सबसे आउटर। अब आप प्लेटर को ऐसे समझें, आपने सीडी देखा होगा, सीडी। सीडी को अगर आप ध्यान दें तो जो सीडी का सबसे बाहरी जो बाउंड्री है, बाउंड्री सर्कुलर है, उसको आप बोलोगे प्लेटर। ठीक है, प्लेटर के आप अंदर देखोगे तो आपको देखेगा सरफेस, यानी अपर सरफेस और लोअर सरफेस। जैसे अगर आप बात करो, देखो ये इसके अंदर जो है ना, ये सरफेस है। अब ये सरफेस अपर सरफेस और इसके नीचे एक लोअर सरफेस होगा। ठीक है, क्लियर। और ये यहां पर इस तरह से होता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको इमेजिनेशन करा देता हूं। ये इस तरीके से होता है। ये आपका कहलाते हैं सिलेंडर्स। क्या कहलाते हैं, सिलेंडर्स। क्या कहलाते हैं, सिलेंडर्स। और इसको रीड करने के लिए एक लगाया जाता है आर्म। ठीक है, आर्म के द्वारा, देखो ये जो है ना, ये क्या है, ये अगर आप ध्यान दो, ये क्या है, रीड राइट हेड, जिसकी मदद से डेटा हमारा क्या होता है, रीड या राइट होता है। ठीक है, अब उसके अंदर ये सबसे लास्ट है, देखिए ये ट्रैक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक है। और ये जो है इसके अंदर के पोर्शन, अगर इसकी बात करें, देखिए ये सेक्टर्स हैं। क्या है, सेक्टर्स। तो आपका जो डेटा है वो सेक्टर्स में होता है। ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि, और इसमें कई सारे ट्रैक्स हो सकते हैं, कई सारे प्लेटर्स हो सकते हैं, कई सारे सिलेंडर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो एक सिलेंडर, दो सिलेंडर और तीन सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से प्लेटर्स होंगे तो कई सारे प्लेटर होंगे, और सरफेस होगा तो सरफेस में अपर सरफेस है या लोअर सरफेस है, तो आपका डेटा अपर सरफेस में पड़ा हुआ है या लोअर सरफेस में पड़ा हुआ है। और ये रीड राइट हेड की मदद से आपका जो ये रीड राइट हेड है, ये आगे होगा या फिर पीछे होगा, मतलब फोर्थ और बैक साइड ये रीड राइट करता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो डेटा है कैसे तरीके से रीड करेगा। मान लेते हैं कि ये आपका सबसे आउट, ये 0 है ट्रैक और ये 199 है। तो अब मान लेते हैं कि अगर आपका हेड जो है वो यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, तो ये धीमे 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 करके यहां तक जाएगा और वापस आएगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ कंडीशन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये हो गया आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसके थ्रू हमारा डेटा रीड या राइट किया जाता है। तो बेसिकली अब जब हम अभी हम थोड़ा सा टाइम की भी बात करेंगे कि आप किस बेसिस पर एल्गोरिथम्स को लगाएंगे, तो बेसिकली सीक टाइम के बेसिस पर आपको वो एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। सीक टाइम मतलब वो टाइम जिस पर आप डेटा को रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, वो टाइम जहां तक आपका वो डेटा पड़ा हुआ है, जिस ट्रैक या जिस सेक्टर में आपका डेटा पड़ा है, जहां तक आप पहुंच रहे हो, जितना टाइम आप ले रहे हो, उसको बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये इस तरीके से आपका रीड राइट। अब देखो ये ऊपर वाला रीड राइट हेड है और ये नीचे है, देखो है ना, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में ये हमारे रीड राइट हेड लगे हुए हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। ये यहां पर होता है इसका रोटेशन। रोटेशन होगा, जैसे जैसे यहां पर ये रोटेशन होगा तो रीड, अब डेटा आपका इस वाले प्लेटर में है या इस वाले प्लेटर में है या इस वाले,
जिस भी प्लेटर में होगा उस प्लेटर के उस पर्टिकुलर सिलेंडर के पर्टिकुलर ट्रैक नंबर के सेक्टर में आपका डेटा रीड होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये हार्ड डिस्क है। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डेप्थ है, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को, और आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप सीडी देख रहे हैं। जब आप सीडी को देखेंगे तो सीडी में भी बहुत सारी सर्कुलर लाइंस होती जिनको आप ट्रैक्स बोलते हो। तो ऐसे कई सारी सीढ़ियां आप एक इस तरीके से, एक सीढ़ी लगी हुई है, दूसरी सीढ़ी लगी हुई है, तीसरी सीढ़ी लगी हुई है, चौथी सीढ़ी लगी हुई है, ऐसे कई सारी सीढ़ियां अगर आप लगा दें तो ये एक तरीके से आपको हार्ड डिस्क का ही रूप दिखेगा। ठीक है, क्लियर? और उसमें भी अब देखो, जैसे एक ऊपर वाली सीढ़ी होगी जिसमें आपको एक अपर सरफेस दिखेगा, दूसरे में लोअर सरफेस दिखेगा, ऊपर वाले सरफेस दिखेगा, लोअर वाला सरफेस दिखेगा, और सभी पर रीड राइट हेड लगा होगा। समझ में आ रही बात? जिसकी मदद से आप अपना डेटा रीड या राइट कर पाएंगे। क्लियर? अभी हम लैपटॉप या डेस्कटॉप ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हार्ड डिस्क होता है उसकी बात कर रहे हैं। हार्ड डिस्क पहले कैसे हुआ करते थे वैसे ही हैं। अब आप मॉडर्न डिस्क की बात करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें एक प्लेटर या दो प्लेटर से मतलब नहीं है। प्लेटर मतलब एक सिंपल प्लेटर है, अब एक है कि चार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? हो सकते हैं कई सारे प्लेटर, हो सकते हैं कई सारे ट्रैक्स, हो सकते हैं कई सारे सेक्टर्स, इट डजंट मैटर, डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कैसे इनहेंस हो रही है। बट हमें उस स्ट्रक्चर को ही समझना है जो पहले हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर हुआ करता था। पहले तो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क आती थी, धीमे धीमे करके इतनी हो गई, अब इतनी सी हो गई है। तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हमें भी उसकी बात नहीं करनी, हमें भी बात करनी है कि बेसिकली हम अपने डेटा को रीड राइट कैसे करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग की मदद से। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ये है हमारा बेसिकली हार्ड डिस्क। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। पर्पज क्या है? The main purpose of disk scheduling algorithm is to select a disk request from the queue of IO request and decide the schedule when this request will be the processed। मतलब आपको एक रिक्वेस्ट क्यू मिलेगा, आपको एक रिक्वेस्ट क्यू मिलेगा कि आपका डेटा, मान लेते हैं कि पहले 83 में था, फिर आपका डेटा मान लो 144 पे पड़ा हुआ है, फिर मान लो आपका डेटा 237 पे पड़ा है, फिर मान लो आपका डेटा फिर 530 पर पड़ा हुआ है। अब आपको कहेगा कि आपका प्रेजेंट रीड राइट हेड मूवमेंट है मान लो 100 पर। जो रीड राइट हेड मूवमेंट है वो आपको बता देगा कि भैया हम 100 पर एट प्रेजेंट हैं। अब हमें 100 से रिक्वेस्ट उठानी है। कौन सी रिक्वेस्ट उठानी है? उसके लिए हमने तय किया अलग अलग एल्गोरिथम जिसके थ्रू कितना मूवमेंट आपका हेड का हो रहा है, और कौन सी एल्गोरिथम हमें बेस्ट है जो कि हमारे सीक टाइम को मिनिमाइज करे। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो गोल क्या है? फेयरनेस हो, हाई थ्रूपुट मिले और मिनिमम ट्रैवलिंग हेड टाइम मिले। ये हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का बेसिकली गोल है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है हमारा आईओ रिक्वेस्ट क्यू, आईओ रिक्वेस्ट क्यू। क्लियर? देखिए थोड़ा अगर हम ध्यान देंगे, यहां पर कई सारे टाइम दिए गए हैं। अगर आप देखें तो सीक टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है, डिस्क रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है। अभी हम सारे टाइम को समझेंगे, पर एक डायग्राम को देखें। अभी हमने ये एक प्लेटर लिया हुआ है, एक प्लेटर लिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये क्या है? प्लेटर है, और उस प्लेटर के अंदर हमने कई सारे ट्रैक्स देखे। उन ट्रैक्स में ये है ट्रैक, ये है आपका सेक्टर, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो ठीक है, ये ट्रैक्स ही हैं। अब देखो ये आपका क्या है? रीड राइट हेड, ठीक है।
तो रीड राइट हेड, सपोज दैट इस वाले सेक्टर को क्या कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर सेक्टर को पे जब जा रहा है, तो जिस सेक्टर पर हमारा डेटा पड़ा है उस सेक्टर पर जाने तक का टाइम ही आपका क्या कहला रहा है, सीक टाइम। क्या कहला रहा है, सीक टाइम। और रोटेशनल लेटेंसी का मतलब ये जिस सेक्टर से जिस सेक्टर तक मूव हो रहा है, देखिए यहां से यहां तक ये जो मूव हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल लेटेंसी। क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल लेटेंसी। और ये जो पूरा ट्रेवलिंग टाइम आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा ट्रेवलिंग टाइम आप देख रहे हैं जिसको हमने क्या बोला, ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम और ट्रांसमिशन टाइम एक ही बात है, क्लियर। तो अभी और डिस्क एक्सेस टाइम क्या होगा, सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम, और डिस्क रिस्पॉन्स टाइम, इन सबको प्लस कर दें आप कि कब वो आयो रिक्वेस्ट में आया था और कब वो प्रोसेस हुआ। समझ में आ रही बात। इसमें कोई दिक्कत, जिस पर्टिकुलर सेक्टर पर वो गया उसको बोलेंगे सीक टाइम, और जहां से मूवमेंट हो रहा है डिजायर्ड सेक्टर तक उसको आपने बोल दिया रोटेशनल लेटेंसी, और वहां से जिस सेक्टर से उसने रीड करना शुरू किया और जहां तक लास्ट में गया उसको बोलेंगे आप क्या, ट्रांसफर टाइम या ट्रांसमिशन टाइम। और डिस्क एक्सेस टाइम का मतलब कि जब से उसने उसको रीड किया यानी सीक टाइम से प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस इन सबको ऐड कर देंगे तो उसको ही हम बोलेंगे डिस्क एक्सेस टाइम। क्या समझाना है फिर से, अरे भाई आप सीधी बात समझिए। पहले हमारा अभी हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरीके से होता है, दीज आर द ट्रैक्स। और ये हमारा फिर से देखो इस तरीके से ट्रैक्स होंगे जो कि इस तरीके, देखो ये अपर, ये सिलेंडर्स हो गए, ये सिलेंडर्स हो गए, ये सबसे लास्ट वाला सिलेंडर हो गया। ये यहां पर अगर आप देखो, ये अगर आप देखो तो ये क्या है, स्पिंडल है जिसकी मदद से आपका ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब यहां पर ये जो है रीड राइट हेड है, क्या है ये, रीड राइट हेड है। और अगर हम ध्यान दें तो इस पर्टिकुलर, अगर हम ध्यान दें तो इस पर्टिकुलर यहां पर ये क्या होते हैं, देखो थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं और हम सेक्टर को ऐसे समझते हैं। जैसे अभी हमने इसमें बनाया, एक प्लेटर बनाया, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये बनाया हमने और उसके अंदर हमने ये बनाया, ठीक है। ठीक, ये आपके हो गए क्या, सेक्टर्स। ठीक है, ये क्या हो गए आपके सेक्टर्स। अब मान लो कि मेरा हेड मूवमेंट यहां है, ये मेरा रीड राइट हेड है। तो मान लें कि इस सेक्टर पर आया, जैसे ही इस सेक्टर पर जब आया तो उसी को हमने क्या बोल दिया, सीक टाइम। और इस सेक्टर से मान लेते हैं कि इस सेक्टर तक गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी। और
यहां से इस वाले सेक्टर तक जब वो गया है, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसफर टाइम। क्या बोलते हो, ट्रांसफर टाइम। ठीक है, और अभी आप इसकी डेफिनेशन को समझो। सीक टाइम इज टाइम टेकन इज लोकेटिंग द डिस्क आर्म टू स्पेसिफाइड ट्रैक। पहले तो आपको उस ट्रैक तक पहुंचना है, जिस ट्रैक पर आप पहुंचे, इस ट्रैक पर आप पहुंचे, यानी इस ट्रैक पर आप पहुंचे, जिसको आपने बोल दिया सीक टाइम। ठीक, क्लियर। वेयर द रीड राइट रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाइड, जहां पर आपकी रीड राइट रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, रोटेशनल लेटेंसी, इट इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट इटसेल्फ। मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर तक आप रोटेट कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर सेक्टर तक आप रोटेट कर रहे हो, लाइक सपोज दैट कि आप पहुंचे इस सेक्टर पर, सपोज दैट कि आप इस सेक्टर पर पहुंचे, जिस सेक्टर पर आप पहुंचे ये आपका क्या है, डिजायर्ड सेक्टर। क्या है ये, डिजायर्ड सेक्टर। तो यहां से यहां तक आप उस पर्टिकुलर सेक्टर पर क्या हुए, रोटेट हुए। जब ये रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो उसी को आपने क्या बोल दिया, रोटेट इटसेल्फ टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर इट कैन एक्सेस द रीड राइट हेड, जहां से आप रीड राइट हेड को एक्सेस कर पा रहे हो। समझ में आ रही बात। ट्रांसफर टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा। मतलब ये वो टाइम है जहां से टाइम आप जहां अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। समझ में आ रही बात, क्लियर। फिर उसी, अब देखो डिस्क एक्सेस टाइम में मैंने आपको क्या बोला, डिस्क एक्सेस टाइम में रोटेशनल लेटेंसी प्लस सीक टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। मतलब आप उस पर्टिकुलर डिस्क को एक्सेस टाइम अगर कैलकुलेट करोगे तो उसमें पहले तो आप उस सेक्टर, उस ट्रैक तक गए जिसको आपने बोला सीक टाइम, फिर आप उस डिजायर्ड सेक्टर तक रोटेट करते हुए गए जिसको बोला रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, फिर उस ट्रैक से लेकर के उस पर्टिकुलर डिजायर्ड सेक्टर तक आपने डेटा को ट्रांसफर किया, जिसको क्या बोला आपने, ट्रांसफर टाइम। और जब हम तीनों टाइम को जोड़ दें, हम तीनों चीजों को जोड़ देंगे तो उसी को क्या बोलने लग जाएंगे, डिस्क एक्सेस टाइम। क्लियर। अब अगर हम डिस्क रेस्पॉन्स टाइम को समझें तो इट इज द एवरेज ऑफ टाइम स्पेंड बाय ईच रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर द आईओ ऑपरेशन। यानी कि इसमें जब रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट से लेकर के ऑपरेशन परफॉर्म होने तक के टाइम को आप क्या बोलोगे, रिस्पॉन्स टाइम। समझ में आ रही बात। अभी कोई दिक्कत, और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये उनको ही चीजें समझ में आएंगी जिन्होंने मेरी क्लास पूरी पढ़ी है। रोटेशनल लेटेंसी का पीवाईक्यू आया था 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब डिस्क शेड्यूलिंग की कई सारी एल्गोरिथम्स हैं, कैसे अभी आपको कंप्लीट करना है वो हम आपको बताएंगे। जिसमें पहली एल्गोरिथम है एफसीएफएस, दूसरी है एसएसटीएफ। एफसीएफएस का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एसएसटीएफ का मतलब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम, सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम, लुक एल्गोरिथम और सर्कुलर लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये 6 टाइप की एल्गोरिथम्स हैं जिसको हमें समझना है। ठीक, क्लियर। फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास क्यों है भाई, अभी तक क्या कर रहे थे, पढ़ना चाहिए थी। अब देखिए एफसीएफएस क्या मतलब है। एफसीएफएस तो हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग में भी समझी थी कि जो सर्विस पहले अराइव्ड हो जाए उसको ही आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चाहे उसमें सीपीयू टाइम कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अराइव्ड कितने समय पर हो रही है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो एफसीएफएस का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसी तरह से यहां पर हमारा जो भी रिक्वेस्ट क्यू होगा आईओ के लिए, फिर वो कहीं पर भी हो तो उसके लिए क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।
इट सर्विसेस द IO रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव, जिस ऑर्डर में वो आएंगे उसी ऑर्डर में उसको सर्विस किया जाएगा। देयर इज नो स्टार्वेशन इन दिस एल्गोरिथम, एवरी रिक्वेस्ट इज सर्विस, मतलब हर रिक्वेस्ट को सर्विस यहां पर किया जाएगा, यहां पर कोई स्टार्वेशन की कंडीशंस नहीं बनेंगी। तो इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे आप। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस ऑफ द डिस्क 100 ट्रैक्स। ये आपका जो दिया गया है बेटा, ये आपका दिया गया है IO रिक्वेस्ट क्यू। अब यहां पर ये तो हमारा रिक्वेस्ट क्यू हो गया। रिक्वेस्ट क्यू होने के साथ साथ हमको ये बताएगा कि प्रेजेंटली, देखिए आप समझिए, मेरा जो हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड होगा वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। हमारा डेटा किस ट्रैक में पड़ा हुआ है या किस ट्रैक के लिए ये रिक्वेस्ट आई है वो आपको बता देगा, ठीक है। सपोज दैट कि कंसोल आपको रिक्वेस्ट क्यू दिया गया विथ 100 ट्रैक्स, ये बोल रहा है कि आपको 100 ट्रैक्स यहां पर दिए गए हैं, जिसमें हेड पॉइंटर स्टार्टिंग में आपका 50 पर है। यानी अगर हम बात करें कि हमारा जो हमारे पास में 0 से लेकर के 99 तक क्या होंगे ट्रैक, मतलब 0 से 99 टोटल ट्रैक्स कितने हो गए, बोलिए 100 ट्रैक्स हो गए। लेकिन उसने ये बोला है कि आपका एट प्रेजेंट जो ट्रैक है वो 50 पर है, सॉरी हेड जो है वो 50 पर है, 50वीं नंबर पर ट्रैक पर है, ये आपका हेड है। अब हमें ये बताना है एंड मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ये उसने बोल दिया है कि इन लेफ्ट डायरेक्शन में है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायरेक्शन की बहुत नीड नहीं है, यहां पर डायरेक्शन की नीड नहीं है। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है तो क्या क्या होगा, बट इसमें लेफ्ट डायरेक्शन की नीड नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स इन सिलेंडर यूजिंग द FCFS शेड्यूलिंग, हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स लगेंगे इस मूवमेंट में हेड के। कौन सी एल्गोरिथम लगा रहे हैं, FCFS लगा रहे हैं। स्टारवेशन का मतलब कि एक रिक्वेस्ट काफी लंबे टाइम तक इंतजार करता रहे और उसका नंबर ही ना आए, उसको स्टारवेशन कहते हैं। डेडलॉक का मतलब कि रिक्वेस्ट लॉक हो गई, अब वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि कोई रिसोर्स उसके लिए फ्री ना कर दिया जाए। समझ में आ रही बात, मैंने बताया हुआ था। आप लोग बीच बीच में मेरी क्लास अटेंड करते हैं इसलिए ये दिक्कत जाती है, जिन लोगों ने पहले से मेरी सारी क्लासेस की उनको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें लिंक होती हैं। अब देखिए इसने ये बोला लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं कि 50 से, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में हम जाएंगे। तो अब देखो ये यहां पर रिक्वेस्ट पड़ी है, तो हम लेफ्ट डायरेक्शन आपका ये हो गया और राइट डायरेक्शन आपका ये हो गया। अगर उसने बता दिया तो अच्छी बात है, पर FCFS में डायरेक्शन की नीड नहीं है, ठीक। तो हम 50 से गए, देखिए पहली रिक्वेस्ट हमारी कौन सी है, थोड़ा ध्यान दें, पहली रिक्वेस्ट हमारी है 45, तो हम 45 पर चले गए, ये हमारा 45 है। इसके बाद नेक्स्ट हम कहां गए, 21 पर गए, मान लेते हैं कि ये हमारा 21 है। फिर हमें जाना है 67 पर, तो देखिए हम 67 पर चले जाएंगे, ये हमारा हो गया 67। इसके बाद 90 पर जाएंगे, कहां जाएंगे, 90 पर जाएंगे, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन का बहुत रोल नहीं है, ये 90 हो गया और ये कितना हो गया, 99 हो गया, ठीक है। फिर हमें कहां पे जाना है, 4 पे जाना है, तो हम सबसे लास्ट में आ गए, देखो ये हो गया 4, क्लियर। फिर हमें कहां जाना है, फिर हमें 50 पर जाना है वापस, ये 50 पर चले गए हम। फिर 89 पर जाना है, तो हम वापस 89 पर गए, ये हम 89 पर चले गए, ठीक है। फिर हमें कहां जाना है, 52 पर जाना है। तो इस थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है डायग्राम,
अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको इजीएस्ट वे में बताते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है डायग्राम, है ना, तो उसको छोटा कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और रिक्वेस्ट में अभी आपको बताता हूँ किस फॉर्मेट में आई है। जिस फॉर्मेट में आई है उसी फॉर्मेट में आपको एग्जीक्यूट करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे पास में 0 से 99 तक ट्रैक्स हैं। थोड़ा और इसको बढ़ा दें, 99 तक ट्रैक्स हैं। ये 0 पर है और आपका जो हेड मूवमेंट है वो बता दिया 50। टोटल ट्रैक्स हैं 100। रिक्वेस्ट पहले कौन सी आई, देखिए अभी यहां पर डायरेक्शन की बात मत करो आप तो ये देखो कि पहले आपका हेड कहां था, ये है, ठीक है। तो पहली रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट पहली क्या है 45, मैं यहां लिख देता हूं। फिर है 21, फिर है 67, फिर है 90, फिर कितनी है 4, फिर कितनी है 50, फिर कितनी है 89, फिर कितनी है 52, फिर कितनी है 61 और फिर कितनी है 87 और लास्ट रिक्वेस्ट आपकी 25 है। ठीक है, तो अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी यहां पर। ठीक, हमारा हेड कहां पर है, इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है। ठीक, तो पहले हम गए, हमारा ये हो गया 45, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा में हम गए तो ये चला गया 21 पर आ गए। ठीक, फिर हम 21 से कहां गए 67 पर गए, तो ये हो गया 67। क्लियर, फिर हम 67 से 90 पर चले गए, तो ये हो गया 90, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम सीधे मूव किए और यहां आ गए जो कि है ये 4, फिर हमें 50 पर जाना है। ठीक है, ये हम चले गए 50 पर आ गए। अब 50 के बाद हमें कहा जाना है, ये 89 पर जाना है, 89 पर आ गए हम। ठीक, 89 से हम कहां गए 52 पर आए, ये 52 हो गया। ठीक, फिर 52 से हम कहां गए 61 पर चले गए, ये हो गया 61। ठीक है, क्लियर। थोड़ा हम इसको एक काम करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। ये मान लेते हैं कि 67 है, और ये 52 है। यहां पर मान लेते हैं 61 है, ये मान लेते हैं 61 है। ठीक है, 89 से आया 52, 89 से आया 52 और 52 से हम 89 से हमने मूव किया। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम एक बार फिर से, क्योंकि 2 मिनट रुकिए। 89 पर गए, 52 पर आए, 61 पर आए, 87 पर आए, 25 पर आए, ये 99 हो गया, ये 50 हो गया,
और ये मान लेते हैं 0 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले से बना लेते हैं। ये हो गया 4 आपका, ये आपका हो गया 21, फिर आपका हो गया 25, फिर आपका हो गया 45, नहीं ये हो गया आपका 25, इसके बाद मान लेते हैं ये हो गया आपका 45, ठीक है। यहाँ हो गया 52, यहाँ हो गया 61, ठीक है, यहाँ हो गया 67, क्लियर। यहाँ थोड़ा इसको थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया लास्ट वाला 99 है ना, ये मान लो 45 हो गया, ये हो गया 50, ये हो ये आपका हो गया 52, ये हो गया 61, और 61 के बाद ये हो गया 67, ठीक है। 67 के बाद में आपका है 87, फिर है 89, और ये है 90, ठीक। इसको ऐसे समझिए। अब बनाते हैं, तो अब दिक्कत नहीं जाएगी। अब मेरा हेड जो है वो है 50 पर, तो मैं 50 से पहले गया 45 पर, फिर हम 45 से कहाँ गए, 21 तक गए, 21 से हम, ठीक है अभी, 21, 21 से हम गए 67 पर, 67 से हम गए 90 पर, 90 से हम गए सीधे 4 पर, फिर हम 4 से गए 50 पर, 50 से गए हम 89 पर, फिर 89 से हम आए 52 पर, 52 से हम गए 61 पर, और 61 से हम गए 87 पर, 87 से हम रिटर्न हुए तो लास्ट 25, ठीक है। ये हमारा 52 हो गया, ये हमारा 61 हो गया, ये हमारा 67 हो गया, और ये हमारा 90 हो गया, ये 89 हो गया, और ये 87 हो गया, ठीक, क्लियर। इस तरीके से हमारा हेड का मूवमेंट हुआ। थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, इसलिए डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही थी, ठीक है। अब देखो, अगर हमें इसमें क्या निकालना हो, हेड के मूवमेंट निकालना, तो पहले मेरा ट्रैक पे कहाँ था, 50 पे था, ठीक है। 50 से 45 तक कितना मूवमेंट हुआ, 5 का, तो हम इसको ऐसे माइनस करेंगे, 50 माइनस 45 प्लस, फिर हम 45 से कहां तक गए, 21 पर गए, तो हम इसको 45 माइनस 21 कर देंगे, प्लस 21 से हम कहां पर गए, 67 पर गए, 21 से कहां गए, 67, तो 67 माइनस 21 प्लस, फिर हम 67 से कहां पर गए, 67 से कहां पर गए, 90 पर गए, तो 90 माइनस 67 प्लस, फिर हम 90 से किस पर आए, 4 पर आए, 90 से कहां पर आए, 4 पर आए, तो हम इसको 90 माइनस 4 कर दें, प्लस फिर हम 4 से 50 पर गए, तो 50 माइनस 4 कर दें, इतना टाइम लग रहा है उसको, है ना। फिर हम 50 से 89 पर गए, तो यहां पर ये हो जाएगा 89 माइनस 50 प्लस, ठीक है, 89 माइनस 50, फिर हम 89 से कहां पर गए, 52 पर गए, देखो एक मिनट, 50 से हम गए 89 पर, ठीक है, फिर 89 से हम आए 52 पर, तो हम 89 माइनस 52 करेंगे, प्लस फिर हम 52 से कहां पर गए, 61 पर, तो हम
61 माइनस 52 कर देंगे प्लस, ठीक है। फिर हम कहाँ गए, 61 से 87 पर गए, तो 87 माइनस 61 प्लस 87 से हम आए 57, तो 25, तो ये इतना हमको करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। तो अब आप कैलकुलेट करिए जरा कितने सिलेंडर्स इसमें आ रहे हैं। जीरो से कहाँ स्टार्ट किया बेटा, जीरो से स्टार्ट थोड़ी ना किया हमने। 50 पर हमारा हेड था, ठीक है, 50 पर हमारा हेड था। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। देखिए एक काम करते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ शॉर्ट। मान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, थोड़ा सा क्योंकि कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन रहा है। 67, 90, 4, 50 और 89, बस इतना क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्लियर। या हम ये भी ना करें, इसको और छोटा कर देते हैं, 45, 21, 67, 90 और 4, क्लियर। अब हम हमारा जो हेड है इसको अब हम बनाते हैं, जीरो से ये देखो 99 तक जा रहा है। मान लेते हैं कि हमारा जो हेड है वो 50 पर है, ठीक। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, ये 50 पर है, ठीक है, ये जीरो पर है। अब देखो 45 लगभग यहाँ होगा, 21 लगभग यहाँ होगा, ठीक है, 67 मान लेते हैं लगभग यहाँ होगा, 90 मतलब यहाँ होगा, और 4 मतलब यहाँ होगा, ठीक, क्लियर। थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पहले हमारा हेड यहाँ है, यहां से हम कहा चले, 45 की डायरेक्शन तक चले, ठीक। तो यहां पर टोटल हेड मूवमेंट कितने हुए, 5 हुए, यानी कि हम 50 माइनस 45 करेंगे तो ये 5 हुए। फिर हम 45 पर खड़े हुए हैं। अब देखिए 45 से नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारी 45 रिक्वेस्ट हो गई, फिर हमारी नेक्स्ट आएगी 21, तो हम सीधे 21 पर आ जाएंगे। ये हमारी 21 हो गई, कोई दिक्कत इसमें, ये कंप्लीट हो गई। 21 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो हमारी है 67 पर, ये एग्जीक्यूट हो गई, कोई दिक्कत इसमें। फिर 67 से हम चले गए 90 पर, ये एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन 90 के बाद अगर हम देखें तो हमारा सबसे लास्ट है 4, ये एग्जीक्यूट हो गई। अभी क्लियर होगा, अभी क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो डायग्राम भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब हम अगर इसमें निकालें तो 50 माइनस 50 से हम गए 45 तक, तो हमें 50 माइनस 45 करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, प्लस कर दें अब 45 से हम गए 21 पर, तो हम क्या करें, 45 माइनस 21, कोई दिक्कत इसमें
नहीं, 21 से हम गए 67 पर, तो हम 67 माइनस 21 कर दें, प्लस 67 से हम गए 90 पर, तो हम क्या करें 90 माइनस 67 प्लस, फिर 90 से हम सीधे कहां पर आ गए 4 पर, तो 90 माइनस 4 कर दें, बराबर निकालें जरा इसको माइनस करके कितने नंबर ऑफ सिलेंडर आ रहे हैं। 0 से 99 ही हमको रीड करना होता है, तभी तो हमारा जो एड्रेसिंग होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, मेमोरी में ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो ये कितने आ रहे हैं 5 प्लस, ठीक है, एक मिनट यहां लिख देता हूं मैं, ये कितना हो रहा है 5 प्लस 41 माइनस 21, ये कितना जाएगा 4, 24 प्लस 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 4 प्लस ये कितना जाएगा 3, 8 माइनस 6 2 23 प्लस 90 माइनस 4 मतलब 86, जोड़ दें जरा इसको, टोटल हेड मूवमेंट कितने हो रहे हैं 5 4 9 6 15 3 18 और 6 24, 4 2 10 2 12 4 16 2 18, 184 सिलेंडर्स, ठीक है, इतने मूवमेंट्स होंगे इसमें, क्लियर, 184 सिलेंडर्स इसमें होंगे, अभी क्लियर। जो रिक्वेस्ट पहले आए बस उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओ उसी ऑर्डर में। ट्रैक का मूवमेंट आपको पता होगा, पहला ट्रैक आपका कहां पर है 50 पर है, तो 50 से आप 45 गए, 45 से 21 गए, 21 से 67 गए, 67 से 90 गए, 90 से आप 4 पे आए, बस। अब आप चाहो तो एक डायरेक्शन में जो आ रहा है उससे आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो आपको पता है कि 50 से आप सीधा 21 घटा दो, ठीक है, प्लस इसी तरह से अगर हम यहां पर जाएं तो 90 से 21 घटा दो, कितना घटा दो 90 से सीधा 21, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी और 90 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। अगर 45 ट्रैक्स होते तो हम 0 से 44 लेते, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एसएसटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, जो कि क्या सिलेक्ट करेगा कि आयो रिक्वेस्ट में सबसे क्लोजेस्ट हेड के कौन सी रिक्वेस्ट आई हुई है, विच रिक्वायर्स द लीस्ट डिस्क आर्म मूवमेंट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। मतलब ये कहने का कहना है वो कि ऐसा नहीं है कि अगर रिक्वेस्ट आई, सपोज दैट मान लेते हैं रिक्वेस्ट आई 4 15 20 23 और 67 80 और सपोज दैट 81 82, और हमने कह दिया कि हमारा जो ट्रैक है हेड है वो मान लेते हैं 80 पर है, 80 पर है, तो आप 80 से नियरेस्ट हेड कौन, नियरेस्ट ट्रैक कौन सा है 81 है, फिर 82 है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसएसटीएफ का मतलब ये कि सबसे छोटा कौन सा है, छोटा रिक्वेस्ट नहीं है आपको देखना, आपको देखना है कि जो ट्रैक के नियरेस्ट है उसको आपको रीड करना है, इसलिए बोला गया शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम का मतलब जहां पर हेड का सीक टाइम मिनिमम हो, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करो, सर्विस करो, क्लियर, ठीक। तो अब अगर हम देखें इसमें तो कैसे होगा, विच रिक्वायर्स द लीस्ट आर्म मूवमेंट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, इट रिड्यूसेस द टोटल सीक टाइम एज कंपेयर टू द एफसीएफएस, इट अलाउस द हेड टू मूवमेंट टू द क्लोजेस्ट ट्रैक इन द सर्विस क्यू। यही जो बात मैं भी आपसे बोल रहा हूं वही है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन में भी
ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो देखिए इस क्वेश्चन में भी 0 से लेकर के हमारे पास में 99 ट्रैक दिए गए हैं, यानी 100 ट्रैक्स दिए गए हैं। थोड़ा सा हम ध्यान दें, हेड की पोजीशन हमारी है 50, ठीक। तो हम थोड़ा यहाँ पर जमा लें, ये है हमारे पास में 4, ये है 21, 25, ठीक है। ये कितना है 45, और ये है 52, ये है 67, और 87, 89 और 90, ठीक है। थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, तो ये 99 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला है, 50 हमारा हेड है, 50 हेड है हमारा। यहाँ पर हमारा ट्रैक रखा हुआ है, ठीक, हेड रखा हुआ है। अब ये यहाँ से रीड करना शुरू करेगा, तो जब रीड करना शुरू करेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें कि नियरेस्ट कौन सा है, सपोज दैट 50 के बाद में कौन सा है 52, ठीक है। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है 50 के बाद 52, 52 के बाद अब देखिए इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, इसी डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो 52 के नियरेस्ट कौन सा है, 67 है और 45 है, कौन सा है 45 है, ठीक है। तो 45 पर आ गए। अब हम 45 से 67 पर मूव करेंगे या 25 पे मूव करेंगे, आई थिंक 25 इज ज्यादा नियरेस्ट हो गया, तो 25 पर जाएंगे। फिर 25 से 21 पर जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि 24 होगा, तो ये हो गया आपका 4, ये आपका हो गया 21, ये आपका हो गया 25, ये आपका हो गया 45, ठीक है, और ये हो गया 52। अब हम 4 से सबसे नियरेस्ट हमें कौन सा मिल रहा है 67 ही मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो हम 67 पर जाएंगे। देन 67 से हमें क्या मिला 87, फिर 89, ऑब्वियसली बात है, और 90। क्लियर। तो इस तरीके से हमको मिलेगा। अब यहां पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले तो 52 माइनस 50 कर लो, 52 माइनस 50 कर लो, प्लस अब हम 52 माइनस 50 कर लिया, फिर 52 से पूरा इस डायरेक्शन में कितना मूव किए हैं लगभग 4, ये माइनस कर लो, ठीक है। 52 से एक डायरेक्शन में कितना मूव किए हैं 4 तक, और 90 माइनस 4 कर लो, 90 माइनस 4 कर लो, इस डायरेक्शन में हम यहां से गए हैं 90 तक, तो कितने आ रहे हैं, अच्छा 61 मिसिंग है क्या, ओ सॉरी, तो 61 मिसिंग है, सॉरी, तो ये 61 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट, तो ये 61 पे रीड करेंगे पहले हम, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान दें 52 माइनस पहले 50 कर लो, ठीक है, प्लस 52 माइनस 50 कर लिया, ठीक है, फिर हम 52 से गए 45 पर, तो 52 माइनस 45, आप चाहो तो एक एक करके कर लो, 45 माइनस 25 प्लस 25 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 4 प्लस, अब हम 4 से सीधे कहां पर गए 61 पर, तो 61 माइनस 4 प्लस 67 माइनस 61 प्लस 67 से कहाँ गए 87, तो 87 माइनस 67, बट थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है आपको लिखने में, 89 माइनस 87 प्लस 90 माइनस 89, आई थिंक अब करेक्ट होगा। तो अब आप इसमें जरा कैलकुलेशन करके बताएं कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स आ रहे हैं। कैलकुलेट करके बताओ। चाहो तो आप नॉर्मली डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 52 से एक ही डायरेक्शन पर मूव किए थे,
4 पर आए, फिर आप यहां से यहां तक मूव किए हो, ठीक है ना। तो निकालो कितना आ रहा है। हाँ 136 आएगा। 52 माइनस, पहले 50 करना बेटा, है ना, और फिर 52 माइनस 4 कर देना, फिर आप 90 माइनस 4 कर देना, तो लगभग 136 सिलेंडर्स आएंगे, 136 आएंगे, ठीक है। 136 आ रहा है। समझ आया एसएसटीएफ का मतलब क्या हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे स्कैन एल्गोरिथम क्या होती है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिवेटर एल्गोरिथम। एलिवेटर एल्गोरिथम का मतलब कि अगर आप देखें, एलिवेटर आप समझ सकते हैं कि अगर आपने लिफ्ट लगा रखी है, या हम कहें कि तो 10 फ्लोर हैं, ठीक है, तो आप एक फ्लोर से होते हुए 10 फ्लोर तक जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं एलिवेटर, ठीक है। सो इन दिस एल्गोरिथम द डिस्क आर्म मूव्स इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टिल द एंड। एक डायरेक्शन में ये पूरा लास्ट तक जाता है, सेटिस्फाइंग ऑल द रिक्वेस्ट कमिंग इन इट्स पाथ। इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उसको सेटिस्फाई करता जाएगा उस पाथ में, एंड इट टर्न्स बैक एंड मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन सेटिस्फाइंग रिक्वेस्ट कमिंग इन पाथ। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जो जो रिक्वेस्ट आएंगी वो लेता चलेगा। कैसे चलेगा, तो देख लेते हैं जरा। देखिए ये आपके पास में रिक्वेस्ट क्यू है। देखिए अब यहां पर आपको ट्रैक्स उन्होंने बोल दिए हैं, 200 ट्रैक्स हैं, ठीक। तो हम यहां से मूव करेंगे, और ये हमारे पास में 199 टोटल ट्रैक, 0 से 199। अब उसने क्या बोला है, देखो आपका जो हेड का मूवमेंट है वो है 54 पे। तो मान लेते हैं लगभग ये है हमारा 199, ये हो गया 100, तो 54 हमने मान लिया ये होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर नंबर बता देते हैं। ये है 14, 14 के बाद में आप मान लो कोई और रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये मान लेते हैं हम 54 जहाँ पर है। 54 के बाद में ये मान लेते हैं 65 है, ठीक है। 65 के बाद में यहाँ मान लेते हैं 78 है, और 78 थोड़ा सा और नियरेस्ट ले लेते हैं, 78 है, इसको थोड़ा और नियरेस्ट ले लेते हैं, 65, 78, ये मान लेते हैं 98 है, और ठीक है 78 98, फिर हम मान लेते हैं कि अपना नंबर दिया हुआ है 122, 122 दिया गया है। फिर 122 के बाद 133 दिया गया है, 133 दिया गया है,
137 मान लेते हैं, फिर 183 183 ये दिया गया है। ठीक, क्लियर। वन 183 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने, हाँ अब क्या, किसमें कौन सा फर्क पूछ रहे हो आप सूर्यांश, इन दोनों में फर्क क्या है, मतलब अभी बता देंगे कौन सा, जो भी तुम पूछ रहे हो। ठीक है, अब देखो आपका हेड कहां पर है, 54 पर है। अच्छा, अब एक और बात बोली, मूविंग इट लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगर लेफ्ट डायरेक्शन में बोला, इसका मतलब कि लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। तो मैं पहले चला यहां से 54 से, मेरी रिक्वेस्ट कौन सी है, 54 से चला मैं, तो यहां पर 14 पर आया, एक रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई किया और 0 तक जाऊंगा पूरा। ठीक, एक डायरेक्शन में 0 तक मेरा मूवमेंट होगा, भले ही 0 रिक्वेस्ट नहीं थी, बट हमें एक डायरेक्शन में कंप्लीटली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि यहां तक तो कोई रनिंग में रिक्वेस्ट हमारी नहीं आई है। ठीक है, अब हम 0 से हेड को मूव कराएंगे और चलते चलेंगे, जो जो हमारे रास्ते में आएंगी, जैसे कि 65 है, 65 है, फिर 78 है, फिर 98 है, फिर 122 है, फिर 133 है, फिर 137 है, फिर 183। सो दैट इज द लास्ट। अब अगर हम यहां तक देखें तो हमारा ट्रैक का मूवमेंट कितना हुआ है, तो लास्ट देखिए 54 से हम सीधा माइनस कर दें 0 प्लस 183 माइनस 0 कर दें, तो कितने ट्रैक आ गए, 54 प्लस 183 कितना हो गया, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 5 13, 237 टोटल क्या कितने हो गए, 237 सिलेंडर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। टू 237 सिलेंडर्स यहां पर हमको मिल जाएंगे। ये स्कैन एल्गोरिथम है। मॉक में क्वेश्चन आया था, बस स्कैन लिखा हुआ था, तो स्कैन एल्गोरिथम यही होती है। सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी पढ़नी, कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, स्कैन में कुछ भी नहीं करना है आपको, एक डायरेक्शन में हेड पॉइंटर से हेड मूवमेंट से, जो आपका होगा, जो आपका नंबर दिया होगा, उससे एक डायरेक्शन दी गई होगी कि स्मॉलर वैल्यू या लार्जर वैल्यू या राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन। अगर राइट में बोलते हैं तो आप राइट में पूरा यहां तक जाओगे, 199 तक जाओगे, फिर 199 से आप रिटर्न होगे और लास्ट जहां आपकी रिक्वेस्ट खत्म होती है वहां पर आप रुक जाओगे। ठीक है, अब ये एक ऐसे गया है। अब मान लेते हैं कि अगर उसने बोला होता राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, देखो राइट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि आप यहां पर थे। ठीक है, मान लो ये आपका 54 है, तो 54 से आप गए, 54 से आप गए और 54 के बाद कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, 65। ठीक है, 54 से आप गए 65, 65 से 78, 78 से मान लेते हैं 98, 98 से 122, 122 से 122 से आप गए मान लो 133, देन 137, देन
137 से 183 और आप पूरा यहां से यहां तक मूवमेंट करोगे। कहां तक जाओगे आप? 199 तक। फिर आप 199 से रिटर्न लौटोगे। जब आप रिटर्न लौटोगे तो यहां पर कहां पर लौटोगे? 14 पर लौटोगे। बस ये 14 है। 54 के बाद में आपको मिला है 65। ठीक है, फिर 65 का 78, फिर 78 के बाद में आपको क्या मिला? 98। 98 के बाद आपको मिला 122, 133, 137। ठीक है, 137 के बाद आपको मिला 183। तब इस कंडीशन में अगर आप ट्रैक्स निकालोगे तो अगर आप देखो 54 से 199 तक गए तो 199 माइनस 54 प्लस 199 प्लस 54 और 199 माइनस 14 कर दो। 199 माइनस 14, तो जो भी ट्रैक्स जो भी सिलेंडर्स आएंगे वो आपको पता लग जाएगा। तक एफसीएफएस में बेटा सबसे पहले जो आपको ट्रैक मिलता जाएगा उस ऑर्डर में आप लेते जाओगे। एसएसटीएफ में जो ट्रैक के नियरेस्ट होगा वो मिलेगा, वो पहले लेना है। जो ट्रैक के नियरेस्ट होगा वो पहले लेना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैक रिक्वेस्ट कब आई है। ठीक है, जो ट्रैक के जो हेड के पास होगा, हेड के जो पास होगा उसको आपको लेना है। ठीक है, लेकिन जहां पर एफसीएफएस है, एफसीएफएस में हेड से आप मूव करोगे पहले वाले से, और जैसे ही आपको अगले आते जाएंगे आप उस पर मूव करते चले जाओगे। ठीक है, जैसे आपने डिस्क सीपीयू शेड्यूलिंग में किया था वैसे ही आया था। क्लियर? 199 माइनस 54 कर दो और 199 माइनस 14 कर दो। थोड़ा कैलकुलेशन है, आप इसको कर लें। 330 आएगा इसका सही आंसर। एसएसटीएफ में डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। एफसीएफएस और एसएसटीएफ में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब सी स्कैन का मतलब होता है सर्कुलर स्कैन। यहां पर क्या होता है कि द आर्म ऑफ द डिस्क मूव्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट रीचेस द लास्ट सिलेंडर, देन इट जंप्स टू द लास्ट सिलेंडर ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट। इसका मतलब अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। क्या लिखा है आप ऐसे नहीं समझोगे, इसको अपन क्वेश्चन से समझते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप यहां से गए, ये आपका 0 है और ये है 199। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन सी स्कैन से कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये आपका दिया गया है 14, ये आपको दिया गया है 54, ये आपको दिया गया है 65, ये दिया गया है 78, ये दिया गया है मान लेते हैं, थोड़ा अपन गए, ये दिया गया है 98, ये दिया गया है 122, 133, 137 और लास्ट में दिया है 183। ठीक है, अब देखो यहां पर इस कैसे मूव करेंगे, यहां पर कैसे मूव करेंगे देखते हैं। इसने दिया है कि 54 एंड मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले हम 54 से चले 14 तक। ठीक है, 14 से जाएंगे 0 तक। ठीक है, क्लियर? और ये हो गया कंप्लीट, एक डायरेक्शन में कंप्लीट ली जाए, क्योंकि सी स्कैन क्या कहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको सर्विस रिक्वेस्ट जब तक कि आप लास्ट सिलेंडर तक नहीं पहुंच जाओ। फिर इसके बाद में अब 0 से 199 तक हम बिना किसी रिक्वेस्ट के जाएंगे, बिना किसी रिक्वेस्ट के जाएंगे। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं कराएंगे। पहले एक लेफ्ट डायरेक्शन में हमें जो जो रिक्वेस्ट मिली वो हमने कवर की, और हम लास्ट में 0 तक जाए, फिर 0 से लेकर के 199 तक बिना किसी रिक्वेस्ट के गए। अब हम रिटर्न लौटेंगे, अब हम रिटर्न लौटेंगे तो हमें जो जो रिक्वेस्ट मिलती जाएंगी उन रिक्वेस्ट को हम लेते जाएंगे। जैसे 199 के बाद में हम लौटे तो 183 हो गया, फिर 137 हो गया, फिर
133 हो गया, फिर 122 हो गया, फिर इसके बाद 98 हो गया, 78 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर 54 है ही नहीं, लास्ट है सॉरी ये है ही नहीं, बस यहां पर ही हमारा एंड हो गया। रिक्वेस्ट हमारी यहां से यहां तक चली, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए 54 से यहां पर तक गए हम, तो 54 माइनस 0, फिर 0 से 199 तक गए, तो ये टाइम भी हमारा कैलकुलेट होगा, बिकॉज यहां पे हमारा हेड का मूवमेंट हुआ। क्योंकि आपको बता दें, कई जगह ये नहीं बताया जाएगा कि 199 तक हमें जाने में कोई टाइम कैलकुलेट नहीं करना, बट ऐसा नहीं है, आपका हेड तो मूवमेंट हुआ ही है। तो क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि मान लें कि हम ये है 0 पे और ये है 199 पे, पर 0 से 199 तक आने में जो टाइम लगा है, ठीक है, या ना 199 से 0 पर आने में जो टाइम लगा है, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया 199 माइनस 0 प्लस, फिर 199 से लास्ट रिक्वेस्ट हमारी 65 तक खत्म हुई, तो हम 199 माइनस 65 कर दें, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, जरा बताइए, टोटल कैलकुलेशन बताइए जल्दी से। 387 लगभग आएगा। कितना आएगा, 387 सिलेंडर्स। ये सी स्कैन एल्गोरिथम कहता है कि आप पहले तो लेफ्ट डायरेक्शन में कंप्लीट जाओ, और कंप्लीट जाने के बाद 0 से लेकर के जो लास्ट ट्रैक नंबर तक जाना है, उसमें किसी भी रिक्वेस्ट को आप सर्विस नहीं देंगे। लास्ट ट्रैक पर पहुंचने के बाद में आप जब रिवर्स लौटेंगे, तो जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी उनको सबको फुलफिल करते हुए स्टॉप करेंगे, ठीक। ये अंतर है। जबकि स्कैन में क्या हो रहा था, स्कैन में ये हो रहा था कि आप लेफ्ट या राइट जिस भी डायरेक्शन में बोला, वहां पर जितनी रिक्वेस्ट थी, वहां से लास्ट वाले ट्रैक तक जाओगे, भले ही रिक्वेस्ट नहीं है तो भी आप लास्ट वाले ट्रैक तक वेट करोगे, और रिटर्न लौटते वक्त जो जो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो रही है उनको ले लोगे। सी स्कैन में क्या किया, सी स्कैन में आपको लेफ्ट डायरेक्शन में बोला था तो पूरा मूव करोगे, लेकिन 0 वाले ट्रैक से लास्ट वाले ट्रैक तक कोई रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं करानी है, पूरा मूव करोगे, फिर रिवर्स लौटोगे और जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको सेटिस्फाई करते हुए चलोगे। ये सी स्कैन एल्गोरिथम कहता है, ठीक। नेक्स्ट एल्गोरिथम है लुक शेड्यूलिंग, ठीक है। तो इसको भी एग्जांपल से समझे, ज्यादा बेटर है, ठीक है। एग्जांपल से समझे, बाकी आप थ्योरी पढ़ लेना उसकी। यहां पर भी आपको डायरेक्शन, स्कैन से आपको सारी जगह पे डायरेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 199 हो गया, ये 0 हो गया, बना लेते हैं यहां पर। ये है 14, ये है 50, थोड़ा और आगे बना लेते हैं, 54, 65, 78, ठीक है। इसके बाद 98, फिर 122, 133, 137 और 180, थोड़ा और ले लेते हैं, 183, ठीक। ये हमने ले लिया। अब इसमें किस तरीके से करेंगे, देखिए अब इसमें हमें 0 तक नहीं जाना है, इसमें हमें कहां तक जाना है, पहले हम एक डायरेक्शन में जाएंगे और मूव करेंगे। मान लिया हमको बोला है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम 54 से जाएंगे 14 तक, ये रिक्वेस्ट पूरा किया, फिर 14 से हम चले
तो हमें जो जो रिक्वेस्ट मिलती जाएंगी, लाइक 65 मिला, लाइक 78 मिला, लाइक 98 मिला, लाइक 122 मिला, लाइक 133 मिला, के बाद 137 मिला और 183। यहां पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमें 199 तक जाने की भी जरूरत नहीं है और हमें 0 तक भी जाने की जरूरत नहीं है। ये वही कहता है, इट इज लाइक स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टू सम एक्सटेंट, एक्सेप्ट द डिफरेंस दैट इन दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम द आर्म ऑफ द डिस्क स्टॉप मूविंग इनवर्ड्स or outwards when no more request in that direction exists. So this algorithm tries to overcome the overhead of the scan algorithm which force, मतलब ये उस चीज को ओवरकम कर रहा है कि आप लास्ट तक यहाँ पे मूव किए या फिर यहाँ लास्ट तक गए, तो इस चीज को ये ओवरकम करता है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप सीधा सीधा माइनस करें 54 माइनस 14। अब आप देखें इसी क्वेश्चन में अलग अलग एल्गोरिथम से कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स आ रहे हैं, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी एल्गोरिथम हमारी बेस्ट है। ठीक है, 54 माइनस 14 किया और 183 माइनस 14 कर दें जो कि एक डायरेक्शन में है, तो टोटल कितने सिलेंडर्स आएंगे जरा कैलकुलेट करके बताएं। 209 आ रहे हैं लगभग, यस 209 209 सिलेंडर्स। क्लियर? तो ये है लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो अब आपसे एक ही न्यूमेरिकल दिया जाएगा और इसमें आपसे अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाएगा। हाँ लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में ही जाना है। ठीक, चलिए क्या कह रहे हैं आप, क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा शेड्यूलिंग है, वो तो आपको पूछेगा। CLOC algorithm is similar to the C-scan algorithm to some extent. In this algorithm, the arm of disk moves to outward servicing request. अब देखो क्वेश्चन से हम समझते हैं। अब देखिए सभी जगह बार बार लेफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, तो मैं इस बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं। इस बार मैं करूंगा राइट डायरेक्शन। ठीक, राइट डायरेक्शन। ओके,
और मैं यहाँ से ये बना लेता हूँ 199 ट्रैक्स, ये 0। ठीक, ये हो गया आपका 14, ये हो गया 54, ये हो गया आपका 65, 78, 78, 98, 122, 133, 137, और थोड़ा और ले लेते हैं। सबसे लास्ट है 199 और 183। ठीक, क्लियर? ओके, अब देखिए राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम 54 से शुरू करते हैं। हमारा ट्रैक है 65 पर गए, 65 से हम 78 पर गए, 78 से हम 98 पर गए, 98 से हम 122 पर गए, 122 से 133 पर गए, 137 तक गए और 183 तक गए। ठीक, थोड़ा सा 183 तक गए। अब क्या करेंगे, हम रिटर्न लौटेंगे और हमारा सबसे लोअर रिक्वेस्ट कितना है, 14 है। तो हम यहां तक जाएंगे बिना किसी कंडीशन को सेटिस्फाई किए। ठीक है, ये थोड़ा सा सी स्कैन की तरह ही काम करेगा। और ठीक है, क्लियर? अब मान लेते हैं कि अगर हमारा सबसे लोअर रिक्वेस्ट 14 था तो 14 हो गया। सपोज दैट कि यहां पर एक और रिक्वेस्ट होती, सपोज मान लो 24 होती, तो हम आते 14 तक ही फिर 24 पर जाते, याद रखना। तो इस तरीके से भी हम रिटर्न हो सकते थे। मान लेते हैं यहां पर एक और रिक्वेस्ट मान लेते हैं 24। अब इसको कैलकुलेट करिए तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस, पहले आपको राइट, देखो राइट लिखा है तो राइट डायरेक्शन में पूरा जाना है। फिर राइट डायरेक्शन में जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी उनको पूरा सेटिस्फाई करते हुए चलना है। फिर आपको रिटर्न लौटना है लेफ्ट में लोअर रिक्वेस्ट पर। किस पर लौटना है, लोअर रिक्वेस्ट पर। लोअर रिक्वेस्ट कितनी है, 14 है। यहां पर 0 तक नहीं जाएंगे और उधर 199 पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें। तो इससे हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो ओवरकम हो गई। 14 तक गए, फिर 14 पर हम, चूंकि 14 हमारा लास्ट था उस क्वेश्चन में, हमने एक और बढ़ा लिया 24। तो 14 के बाद में हम रिटर्न लौटेंगे तो 23 तक गए। ठीक, तो पहले तो जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से हम बात कर लें, अभी इसको ना बनाएं। ठीक है, अभी हम इसको ना बनाएं, ये गए हम। तो अब अगर इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो 54 से कहां तक गए, 183। 183 माइनस 54 प्लस 183 माइनस 14 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालिए कितने हुए, 183 माइनस कितना करना है, 54 प्लस 183 माइनस 14 कितना आ रहा है, 298 सिलेंडर्स आ रहे हैं। यस, 298 सिलेंडर्स। क्लियर? हाँ, अब अगर हम इसमें 24 बढ़ा देते हैं तो मान लेते हैं ये 24 है, तो हम रिटर्न लौटेंगे 24 तक। तो अब क्या होगा, एक चीज और बढ़ा देंगे उसी में ही हम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 माइनस 14, 24 माइनस 14, तो अब कितना हो जाएगा, अब बताओ, 308। बिल्कुल करेक्ट है, 308। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी ये सारी एल्गोरिथम थी डिस्क शेड्यूलिंग की, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी एल्गोरिथम आपसे पूछी जा सकती है, बहुत ईजीएस्ट होती है। बस आपको ये एल्गोरिथम ध्यान से समझनी है, एक बार याद करनी है कि भाई कैसे होगा। तो आप क्वेश्चन अपने मन से ले लो, अपने मन से हेड का मूवमेंट ले लो और फिर इन एल्गोरिथम्स को आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है सी लुक सी स्कैन,
ठीक है, स्कैन एल्गोरिथम और लुक एल्गोरिथम में कंफ्यूजन नहीं होगा, पर सी स्कैन या सी लुक में होता है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब हमारा मेमोरी मैनेजमेंट बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक में लगाते हैं। ठीक है, डेडलॉक होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हम लगाते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम की मदद से हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन सीट नहीं है, इसमें क्वेश्चन सीट नहीं है, अपनी मर्जी से आप बना लें क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करें। जैसे मैंने अभी ये 5-6 एग्जाम्पल बताए हैं, इसी तरह से आप सिमिलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस सीट के तौर पर अगर आपको लगता है तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। मान लेते हैं कि रिक्वेस्ट क्यू आपको दिया गया है, रिक्वेस्ट क्यू आपको दिया गया है 37, 14, 56, 48, 90, 95 ये दिया गया है। ठीक, इसको आप FCFS से करें, इसको आप SSTF से करें, और आपको एक और चीज दिया जा रहा है, हेड दिया जा रहा है। हेड मान लेते हैं आपको दिया गया है 50। ठीक, फिर इसी को आप स्कैन से करें, और स्कैन से जब आप करें तो मैंने इसमें दे रहा हूं राइट डायरेक्शन। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में आप इसको सी स्कैन से करें, जिसको आप लेफ्ट डायरेक्शन से करें। फिर इसी क्वेश्चन को आप लुक एल्गोरिथम से करेंगे, जिसके लिए आप लेफ्ट डायरेक्शन ले लें, लेफ्ट डायरेक्शन ले लें, और सी लुक जिसको आप राइट डायरेक्शन से करें। बस इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। सर सीईटी के लिए कुछ यूनिक टॉपिक, यूनिक टॉपिक मतलब क्या होता है? जितना भी सिलेबस में पढ़ाया है उतने सारे आप कवर करके जाइए। ठीक है, कोई यूनिक टॉपिक नहीं है। इसका क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहिए मतलब? अरे हमने अभी आपको सारी एल्गोरिथम बता दी हैं, सारी एल्गोरिथम आप लगाइए। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सारा हम सॉल्व करेंगे तो फिर आप क्या सॉल्व करेंगे? ये सीयूईटी में ही आएगा, निमसेट में नहीं आएगा। काय की क्लास पढ़ रहे हो आप सूर्यांश? सीयूईटी की पढ़ रहे हो या निमसेट की पढ़ रहे हो? सिलेबस ही नहीं पता है आपको कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। एक बार सिलेबस तो उठा के देखो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम निमसेट में पूछा जाता है क्या? बेसिक चीज पूछी जाती है, कंप्यूटर फंडामेंटल वाली, वो है। यस, सीपीयू शेड्यूलिंग से ज्यादा इजी है डिस्क शेड्यूलिंग। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, देन हम क्लास को फिनिश करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लगाइए और सारी एल्गोरिथम इसमें लगा के देखिएगा किसमें नंबर ऑफ सिलेंडर कम आ रहे हैं। बस आप एक बार सिलेबस देखिए, सीयूटी में क्या है, महाराष्ट्र सीटी में क्या है, निमसेट में क्या है। जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है आपको,
क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। आपको हेड दे दिया जाएगा कि इतने पर आपका हेड है, हेड का मूवमेंट। अब आपको नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालने हैं, तो आप ये वाली एल्गोरिथम लगाएं या ये वाली एल्गोरिथम लगाएं या ये वाली, तो वो तो आपसे पूछेगा कि कौन सी एल्गोरिथम से आपको सिलेंडर्स निकालना है। ठीक, चलिए, ये कैसे पता चलेगा कि राइट बना रहे हैं या नहीं? तो भैया आप कितना क्वेश्चन करती हैं आप मुझसे अलग से बात करना। आप कितना क्वेश्चन करते हैं आप कि कैसे पता चलेगा कि सवाल सही है कि गलत है? तो ये तो आप खुद से पूछो कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये हम कैसे बताएंगे? प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता चलेगा ना कि सही चल रहा है कि गलत आ रहा है। एल्गोरिथम गलत लगा देंगे तो गलत चला जाएगा, एल्गोरिथम सही लगाओगे तो सही बनेगा सवाल। सही कंसेप्ट पढ़ोगे सही सवाल बनेगा, गलत कंसेप्ट पढ़ोगे गलत सवाल बनेगा। आप क्या पूछ लेते हो, मुझे ये समझ में नहीं आती है। एकदम नॉनसेंस वाली चीजें क्यों पूछ लेते हो? कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है क्या आपके अंदर? थोड़ा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस होना चाहिए ना, जो नहीं है आप लोगों के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या पूछ लेते हो कि सर कैसे पता चलेगा कि सही बन रहा है गलत बन रहा है? ये पढ़ाया गया है ना आपको, इतना सारा क्यों पढ़ाया गया है? कैसे पता चलेगा कि सही है गलत है? जब आपको नहीं पढ़ाया गया था तब आप समझ पूछ सकते हो कि हाँ सर कैसे पता चलेगा कि सही बन रहा है गलत बन रहा है। पढ़ा दिया गया तो उसके बाद कैसे पूछ रहे हो आप ये बात कि सही बनेगा कि गलत बनेगा? जब सही कंसेप्ट पढ़ोगे तो सही बनेगा, गलत कंसेप्ट पढ़ोगे गलत बनेगा। कहीं का कंसेप्ट कहीं लगा दो गलत बनेगा, सही कंसेप्ट लगाओगे सही क्वेश्चन बनेगा। बेवकूफों वाले क्वेश्चन पूछते हो, ऐसे एग्जाम थोड़ी ना निकलेगा आप लोगों का। पढ़ाया गया है ना, उसकी प्रैक्टिस करिए आप। क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बनाना, आप समझ में आ जाएगा कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। मेरा क्वेश्चन देखना और ये क्वेश्चन देखना, करने का तरीका देखना, आप पता लग जाएगा सही जा रहा है गलत जा रहा है। क्यों दिया है क्वेश्चन को? प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए दिया गया है ना कि आप समझ पाए कि सही क्वेश्चन कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं हम। सर ने ऐसे बताया था हम ऐसे कर रहे हैं। ये तो जजमेंट आपको करना पड़ेगा ना, हम कैसे करेंगे जजमेंट? अरे क्रॉस चेकिंग, भाई तो कोई इसमें कोई क्रॉस चेकिंग के लिए कोई आंसर है क्या जो आप उसका मतलब क्लियर कर रहे हो? क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे आप? पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जो पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन को मेरे क्वेश्चन के तरीके से करने की कोशिश करो जो मैंने समझाया है, तभी तो पता चलेगा ना कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। पेपर में कोई क्रॉस चेकिंग के लिए कोई टेक्निक थोड़ी ना है कि आपको पता लगेगा। वहां तो आपके जो आंसर आएंगे वो सारे ऑप्शन में दिए होंगे, कौन सा सही है आपको कैसे मालूम चलेगा? हाँ, ट्रैक आप 100 ले लो, यहां पर ट्रैक आप 100 ले लो, यहां पर 100 ट्रैक्स दिए गए हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए। जैसे अभी पूछा गया ट्रैक कितने होने चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, 100 लेना है आपको। सेल्फ प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे कंप्यूटर पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। चाहे किसी भी टॉपिक की बात करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, तो खुद पे कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। खाली एक क्लास मेरी देख लेने से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा। मेरी क्लास देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरी क्लास देखने के बाद आपको खुद से इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं जिससे कि आपको लग जाएगा कि हाँ अब मुझे ये एल्गोरिथम समझ में आ गई, मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया है। जो न्यूमेरिकली वाले टॉपिक हैं एटलीस्ट उनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपने हवा हवाई में सीयूटी की क्लास देख ली और आपको लगता है क्लास देखने के बाद सब कुछ बन जाएगा। भाई सबको तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं बनेगी। चाहे वो निमसेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम देने से पहले आपको प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है? क्यों इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है? सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, फिर भी आप क्यों, आपको क्लास की नीड क्यों है? क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उसके बाद आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, प्रॉपर स्टडी करें। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आज मेरी क्लास देखी, 4 दिन बाद आप मेरी क्लास देख रहे हो, फिर 6 दिन बाद मेरी क्लास देख रहे हो, फिर कहे कि सर क्वेश्चन सही बन रहा है गलत बन रहा है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उनको आते हैं, उनको सवाल भी समझ में आ रहा है, उनको सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं। और जो लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि क्लास 1 से लेकर के
आज क्लास 28 हो गई है, 28 तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में बने हुए हैं, तो उनको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में भी आया होगा और उनको इस क्लास का फायदा भी मिलेगा। पर प्रैक्टिस करने से फायदा मिलेगा, बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और अगला टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस क्लास में ध्यान से पढ़ना होगा और प्रैक्टिस भी आपको इस क्वेश्चंस की करनी होगी। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।